हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेडिएटिक। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है रेडियोथेरेपी और रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि है सीरीज नंबर 1, जिसमें हम लोग देखेंगे जनरली एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर रेडियोथेरेपी एंड रेडियोलॉजी एग्जामिनेशंस। ठीक है, जो भी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अलारा प्रिंसिपल अप्लाइज टू व्हाट एस्पेक्ट ऑफ रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी। अलारा प्रिंसिपल जो है वो रेडियोथेरेपी और रेडियोलॉजी में किसके लिए होता है? ऑप्शन है ए कॉन्ट्रास्ट मीडिया, बी क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, सी रेडिएशन सेफ्टी, डी वर्क एथिक्स एंड अब्यूज प्रिवेंशन। तो अलारा का फुल फॉर्म होता है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ठीक है, तो अलारा प्रिंसिपल जो होता है गाइडिंग प्रिंसिपल है रेडिएशन सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडिएशन सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द अलारा प्रिंसिपल इट गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर रेडिएशन सेफ्टी फॉर टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग। ठीक है ना, जो प्रिंसिपल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग पे। दैट मीन्स टाइम का मतलब क्या हो गया कि हमें रेडिएशन जोन या रेडिएशन एरिया में कम से कम टाइम तक रहना चाहिए, जितना मिनिमम टाइम हो सके उतना मिनिमम टाइम एक्सपेंड करना चाहिए वहाँ पे। डिस्टेंस दैट मीन्स रेडिएशन एक्सपोजर और सोर्स और रेडिएशन जोन से हमें एक मैक्सिमम डिस्टेंस जितना पॉसिबल हो सके उतना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। सील्डिंग दैट मीन्स कि जो बंकर की सील्डिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और सील्डिंग रेडियोलॉजी में सील्डिंग का मतलब लेड एप्रन ये सब भी होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, टीएलडी बैच यूज्ड फॉर। ठीक है, टीएलडी बैच किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? ऑप्शन है हमारे पास ए फिल्म डेंसिटी मेजरमेंट, बी पर्सनल डोज मॉनिटरिंग, सी एक्सरे ट्यूब करंट डिटेक्टर्स और डी रेडिएशन प्रोटेक्शन। ठीक है, टीएलडी का फुल फॉर्म क्या होता है? थर्मोलुमिनेसेंट डोजीमीटर। ठीक है, तो यह है क्या है? पर्सनल डोज मॉनिटरिंग डिवाइसेज है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे टीएलडी कुछ इस टाइप से दिखता है, जिसमें 3 डिस्क होते हैं जो कि मेजर करता है जो एक्सपोजर होता है और जो डोज होता है। ठीक है, रेडिएशन डोज और रेडिएशन एक्सपोजर को। ठीक है, तो इट इज अ पर्सनल डोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस। सो क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास ए मैडम क्यूरी, बी आइंस्टाइन, सी हाउजेनफील्ड एंड डी सर डब्ल्यू सी रोंजन। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो फर्स्टली डिस्कवर किया गया था बैक्टरल द्वारा 1896 में, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में बैक्टरल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डिके ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ एटम्स एंड आइसोटोप्स। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे उसी में से। ठीक है, जिनके हेवी न्यूक्लाई होते हैं, जो कि जिसको हम लोग अनस्टेबल न्यूक्लाई भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वोल्टेज अप्लाइज अक्रॉस द ट्यूब इज। ठीक है, ट्यूब में कितने वोल्टेज अप्लाई होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास 10 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 100 वोल्ट एंड 1,000 वोल्ट। ठीक है, तो ट्यूब में जो होता है एक्सरे ट्यूब में जो अप्लाई होता है वोल्टेज जो होता है 10,000 टू 1 लाख वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 10,000 वोल्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5, द हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 इज। ठीक है, हाफ लाइफ कोबाल्ट 60 की कितनी होती है? ऑप्शन है हमारे पास ए 5 to 3 7 ईयर्स, ऑप्शन बी 1 to 7 ईयर्स, सी 5.27 ईयर्स, डी 2.27 ईयर्स। कोबाल्ट 60 जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो कि बीटा एंड गामा रेज का इमिशन होता है। इसकी एनर्जी एवरेज एनर्जी जो होती है वो होती है 1.25 MeV। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो हाफ लाइफ कितना होता है कोबाल्ट 60 का? होगा वो ऑप्शन सी 5.27 ईयर्स। ठीक है, तो ये कोबाल्ट 60 क्या है? एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। ठीक है, जिसकी हाफ लाइफ होती है 5.27 ईयर्स। इट इज प्रोड्यूस आर्टिफिशियली इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ओरिजिनली जो होता है वो होता है कोबाल्ट 59। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इसमें कोबाल्ट 59 में एक न्यूट्रॉन पुट करने के बाद से ये आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स बन जाता है, जो कि हो जाता है कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी की यूनिट क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए बैक्टरल, बी क्विरिक, सी रोंजन, डी कर्मा। ओके,
तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी तो होती है बैक्टरल, लेकिन अगर यहाँ पे क्वेरिक की जगह क्वेरी होती तो वो भी यूनिट ही है, एक्टिविटी की यूनिट है क्वेरी। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो बी है वो क्वेरी है, ना ही कि क्वेरी। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको एग्जामिनेशंस में आ सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, स्पेलिंग को भी आप एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, बैक्टरल। ओके, so that also one Becquerel is equals to 1 dps। 1 dps का मतलब disintegration per second। तो 1 Becquerel और क्वेरी का जो रिलेशन होता है वो होता है 1 Becquerel is equals to 2.7 into 10 to the power minus 11 query। that means query is a bigger unit of activity, also bigger than bigger unit of Becquerels। ठीक है, Becquerel से ये बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंटल रेडिएशंस। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंटल रेडिएशन के लार्जेस्ट सोर्स क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए कॉस्मिक रे, बी रेडॉन, सी पोटेशियम 40 एंड डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंटल रेडिएशन के लार्जेस्ट सोर्स क्या है? यहाँ पे होगा आंसर ऑप्शन बी, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन क्या होता है? इट इज अ radioactive gas that comes from the decay of uranium and thorium in a soil and rock। ठीक है, दैट मीन्स जो यूरेनियम का जो माइनिंग ये सब होता है वहाँ पे ये रेडॉन गैस ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है। ठीक है, रेडॉन कैसा होता है? ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस एलिमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, एसआई यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट डोज का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए रॉन्जन, बी ग्रे, सी रेड, डी सीबॉट। क्या होगा डोज इक्विवेलेंट का ऐसा यूनिट? रॉन्जन जो है वो ऐसा यूनिट है एक्सपोजर का, ग्रे एंड रेड जो होता है वो होता है ऐसा यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। एंड ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, इट इज अ यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट और इफेक्टिव डोज ऑल्सो। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। इक्विवेलेंट डोज जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एच से। ठीक है, एंड द स्टोकेस्टिक हेल्थ इफेक्ट ऑफ लो लेवल ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इज इक्विवेलेंट डोज। ठीक है, जिसको कि सीवर्ट ऐसा यूनिट होता है जिसको हम लोग लिख सकते एस भी। क्वेश्चन नंबर 9, द लेड एप्रॉन शुड हैव अ लेवल इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ। ठीक है, लेड एप्रॉन का थिकनेस कितना होना चाहिए? ठीक है, जो लेड अप्रॉन जो हम लोग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जब एक्सरे करते हैं, ठीक है, या पेशेंट के साथ कोई रिलेटिव आते हैं सीटी स्कैन में, उनको लेड अप्रॉन पहनाया जाता है। ठीक है, तो उसका जो थिकनेस है वो कितना होना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास ये 0.25 mm टू 0.5 mm, 0.5 mm टू 2 mm, एंड 1 to 5 mm एंड 5 to 10 mm। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0.5 टू 0.5 mm। ठीक है, तो लेड अप्रॉन शुड हैव अ लेड इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ 0.25 mm टू 0.5 mm डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर एंड लेबलिंग ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। ठीक है ना, 0.25 जो होगा वो बेसिकली इक्विडेट प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द स्कैटर्ड रेडिएशंस के लिए हम लोग 0.25 mm उसकी थिकनेस देखते हैं। 0.5 mm जो होगा वो प्रोवाइड करता है सिग्निफिकेंट रेडिएशन शील्डिंग। ओके, तो सो इट्स गिवन इन रेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉजेज। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या करता है? ठीक है, ह्यूमन बॉडी में या फिर हम सेल में बोल सकते हैं। तो क्या होता है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, क्या कॉज करता है? ऑप्शन है हमारे पास ए म्यूटेशंस, बी पॉइंट म्यूटेशंस, क्रोमोजोमल एनोमलीज एंड डी एंजाइम डिफेक्ट्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है वो डीएनए को हैम्पर करता है। ठीक है, दैट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स, उसके अंदर डीएनए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? ऑप्शन सी, क्रोमोजोमल एनोमलीज। ओके, so ionizing radiation can causes chemical change in cells, damage DNA, and increase the risk of developing health conditions such as cancer. Okay. Question number 11. IMRT refers to। ठीक है, IMRT का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास ए इंटेंसिव मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी,
बी इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, सी इमेज मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी एंड डी नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे आईएमआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। ठीक है, ये बीम की इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, इट इज अ ट्रीटमेंट मॉडलिटी ऑफ रेडियोथेरेपी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी इंटेंसिटी मॉडलेटेड रेडियोथेरेपी। तो इसकी इंटेंसिटी कैसे मॉडलेट की जाती है? एमएलसी के थ्रू। ठीक है, एमएलसी का मतलब मल्टीलीफ कॉलीमेटर्स। ठीक है, जो कि प्रिसाइजली डोज जो होता है वो हमें ट्यूमर पे मिलता है और मिनिमम डैमेज करता है जो सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज होते हैं। ठीक है, वो इस कारण कर पाता है कि एमएलसी बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थीन होता है, जो कि 0.25 mm से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक होते हैं एसएसडी पे। एसएसडी का मतलब सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस, डेट मीन्स लिनैक में ये 100 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर हाउ मेनी डिस्क इन टीएलडीज। ठीक है, टीएलडीज में कितने डिस्क होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास A1, B2, C3 एंड D4। ठीक है, तो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था टीएलडीज के बारे में। ठीक है, तो टीएलडी के कितने डिस्क होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। ठीक है, टीएलडी जो होता है वो क्या होता है? इट इज स्मॉल रियूजेबल डिवाइस, ठीक है, दैट मेजर एंड रिकॉर्ड द रेडिएशन एक्सपोजर एंड डोजेस। टीएलडी का फुल फॉर्म थर्मोलुमिनेसेंट डोजीमीटर्स। ठीक है, जो कि एक पर्सनल डोजीमेट्री डिवाइसेस है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तब तक जब तक कि हम लोग उस पर हीट अप्लाई न करें। ठीक है, तो रेडिएशन को स्टोर करके रखते हैं। जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो वो रेडिएशंस जो भी स्टोर किए हुए हैं, ठीक है, तो हीट अप्लाई कहाँ करते हैं हम लोग? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स में। ठीक है, तो वो फोटॉन्स दैट मीन्स लाइट इमिट करता है, जिससे कारण कि हमको पता चल पाता है कि वो डिस्क ने कितना रेडिएशंस एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, the external beam radiation dose given in treatment of cancer cervix stage 3। ठीक है, तो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, दो टाइप का रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है, एक्सटर्नल बीम और ब्रैकीथेरेपी। ठीक है, जिसको एक्सटर्नल बीम को हम लोग ईवीआरटी भी बोलते हैं, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। ठीक है, और एक होता है ब्रैकीथेरेपी जो कि इंटरनल बीम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि ट्यूमर के एकदम नियर बाई जा करके ट्रीटमेंट की जाती है, लेकिन एक्सटर्नल बीम में एक सर्टेन डिस्टेंस पे जा करके, एक सर्टेन डिस्टेंस होती है तब हम लोग ट्यूमर को ट्रीट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जो होता है, ठीक है, उसमें सर्विक्स का अगर स्टेज 3 है, ठीक है, तो कितना डोज होना चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास 25 ग्रे, बी है 35 ग्रे, सी है 45 ग्रे एंड डी है 65 ग्रे। ठीक है, तो ईवीआरटी में अगर इस ये चार ऑप्शंस होंगे, ठीक है, तो उसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 45 ग्रे। ठीक है, तो सर्विक्स में लगभग कितने स्टेज 3 में जो डोजेस होंगे वो कितने होंगे? 45 ग्रे। ठीक है, ये 45 to 50 ग्रे होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ ऑप्शन से 45 है तो हम लोग 45 ही वहाँ पे सर्कल करके आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इज। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट रेडिएशन के जो हैं, ठीक है, वो कौन से हैं इस ऑप्शंस में? ऑप्शन है हमारे पास ए स्किन एरिथमा, बी ल्यूकीमिया, सी स्किन कैंसर, डी ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो रेडिएशन के दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टोकेस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एंड दूसरा होता है नॉन स्टोकेस्टिक ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। नॉन स्टोकेस्टिक ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। दैट मीन्स कि इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ डोज या इतना रेंज ऑफ डोज जाने के बाद से वो इफेक्ट होगा ही होगा लगभग। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट चांसेस हैं, ठीक है, कि इतने रेंज ऑफ डोज जाएंगे। ठीक है, तो ये इफेक्ट पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्किन इरिथमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हाइपर फ्रैक्शंस रेडियोथेरेपी इज यूज्ड इन। ठीक है, तो हाइपर फ्रैक्शन रेडियोथेरेपी में किस साइट ऑफ ट्यूमर के मोस्टली यूज करते हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए मेलानोमा, बी लंग कैंसर, सी सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, डी पैलेटिव रेडियोथेरेपी। हाइपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बढ़ाएंगे हम। ठीक है, यानी कि
जो डोज होगा, एक्यूमुलेट डोज जो होगा उसको हम लोग फ्रैक्शन वाइज कम कम देंगे, ठीक है। लाइक अगर हम लोग स्टैंडर्ड डोज जो है हमारा लाइक 40 ग्रे 20 फ्रैक्शंस में दे रहे हैं, यानी 40 ग्रे को हम लोग 20 डेज में दे रहे हैं, आप कंसीडर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 40 ग्रे को 20 डेज में या 20 फ्रैक्शंस में ना दे करके हम लोग 30 डेज में देंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, लंग कैंसर। लंग कैंसर में हम लोग हाइपरफ्रैक्शन रेडियोथेरेपी मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन ट्रिपल टू, ठीक है। रेडॉन ट्रिपल टू का हाफ लाइफ कितना होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ए 3 डेज, बी 3 to 6 डेज, सी 10 डेज एंड डी 15 डेज, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन कितना होता है, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 to 6 डेज, ठीक है। 3 से 6 दिन इसका हाफ लाइफ होता है रेडॉन का, ठीक है। ये क्या होता है, ये लीडिंग कॉज है लंग कैंसर इन पीपल्स, ठीक है। क्योंकि जो माइनिंग करते हैं, जो माइनिंग के लिए नीचे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूरेनियम्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, मिलने के। तो वहाँ से जिससे कि हम लोग का रेडॉन गैस निकलता है, तो उस टाइप के जो वर्कर होते हैं, माइनिंग वर्कर्स, ठीक है, तो उनमें हम लोग को लंग कैंसर देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं रेडॉन इज अ लीडिंग कॉज ऑफ lung cancer in peoples. क्वेश्चन नंबर 17, आइसोटोप्स विच इज रिप्लेसिंग रेडियम, ठीक है। कौन सा आइसोटोप्स है जो कि रेडियम को रिप्लेस किया है? ऑप्शन है हमारे पास सिल्वर, ऑप्शन ए सिल्वर, बी इंडियम, सी गोल्ड एंड ऑप्शन डी कैलिफोर्नियम्स, ठीक है। तो रेडियम को तो रिप्लेस कोबाल्ट भी किया है, सेसियम भी किया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में वो दोनों ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस है हमारे पास क्या क्या, सिल्वर, इंडियम, गोल्ड एंड कैलिफोर्नियम, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इंडियम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ ट्यूमर डिपेंड्स ऑन, ठीक है। रेडियो सेंसिटिविटी जो होती है वो ट्यूमर की किस पे डिपेंड करती है, किस चीज पे, ठीक है। तो ए है हमारे पास हिस्टोलॉजी, बी है ब्लड सप्लाई, सी है न्यूक्लियर एथिपिया, ठीक है, एंड डी नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो सेंसिटिविटी ट्यूमर का किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, लिस्ट अफेक्टेड बाय रेडिएशन, ठीक है। कौन ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, जो कि लिस्ट ह्यूमन बॉडी में जो कि लिस्ट अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए जीआईटी, ऑप्शन बी गोनाड, सी कार्टिलेज एंड डी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में जो लिस्ट अफेक्टेड होगा रेडिएशन से वो कौन सा होगा, सही आंसर इसका ऑप्शन सी कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज, क्यों, मैच्योर कार्टिलेज इज कंसिडर्ड द लीस्ट अफेक्टेड टिश्यू बाय रेडिएशन। जो मैच्योर कार्टिलेज होता है वो हम लोग देखते हैं कि वो लीस्ट अफेक्टेड होता है रेडिएशन से, ठीक है। ड्यू टू द, क्यों होता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि स्लो सेल टर्नओवर होता है, ठीक है। टर्नओवर रेट जो इसका होता है सेल का बहुत स्लो होता है, ठीक है, जो कि इसको रेडियो रेसिस्टेंट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कोबाल्ट 60 इज, कोबाल्ट 60 क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए नेचुरली ऑकरिंग रेडियो आइसोटोप्स, बी आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स, सी प्रोडक्ट ऑफ प्लूटोनियम, डी प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 क्या होता है, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी इस चीज को देखा है कि कोबाल्ट 59 नेचुरली मिलता है, लेकिन उसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन पुट कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, रेडियो आइसोटोप्स बनता है। इसलिए ये क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स है कोबाल्ट 60, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ।